नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड अपनी रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इन 25 वर्षों में किए गए कार्यों के आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के रोड मैप पर चर्चा को लेकर प्रदेश की विधानसभा में 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका आगाज हो चुका है। इन 2 दिनों में शांतिपूर्ण सत्र के चलने की परिकल्पना तो की जा रही है, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण ने अब पूरी तरह से माहौल को गरमा दिया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो, सभी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आए। जब बात रजत जयंती पर आई तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी का ध्यान इतिहास तक खींचा और कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। इस चीज को भूला नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 पास आने के लिए तत्कालीन अटल सरकार के पास ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा में पूर्ण बहुमत सरकार थी, लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने इस विधेयक को पारित करने पर सहमति जताई। प्रदेश को अहिंसा के बल पर ढेर सारे संकल्पों और परिकल्पना करके हासिल किया गया। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि सरकार पर आगे बात रखी जाएगी और बहुत सारे सवाल भी किए जाएंगे। तीखा हमला बोलते हुए सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाए गए। सरकार की जिम्मेदार अधिकारी ना तो खुद के मंत्री और विधायकों की सुनते हैं, विपक्ष की तो बात ही रहने दीजिए। इसके अलावा यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश की सरकार अब पूरी तरह से प्रदेश के साथ मजाक कर रही है। एक एक का हिसाब होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। उस वक्त माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के पास न तो पर्याप्त बहुमत था, न लोकसभा में बहुमत था, न राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत था। माननीय अध्यक्ष जी, कम संख्या बल के आधार पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस पृथक राज्य के निर्माण के विधेयक को, पुनर्गठन विधेयक को पारित नहीं करा सकती थी। ऐसे में लोकसभा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 112 संसद सदस्यों ने पृथक उत्तराखंड के निर्माण के रखे विधेयक, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 का समर्थन किया और यह विधेयक लोकसभा में पास हुआ। शहीदों का मकसद था, उनके सपने थे जो आज भी अधूरे हैं। मकसद था कि राज्य का सर्वांगीण विकास हो, सरकार बने, सरकार हमारे द्वार तक पहुंचे। और ये किया गया। जनता दर्शन कार्यक्रम श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने शुरुआत की थी। जनता दर्शन, जनता दरबार नहीं, जनता दर्शन कार्यक्रम का नाम दिया। और फरियादी आते थे, जनता आती थी, अधिकारी मौजूद होते थे। अब हम दुस्साहस नहीं कर सकते आज की तारीख में। ये दुस्साहस होगा जो अलग राज्य और पृथक राज्य की संकल्पना के साथ जुड़े हुए थे। माननीय अध्यक्ष जी, वो सपने अब धुंधले हो चुके हैं, आशाएं धूमिल हो चुकी हैं। आंखों में आशा है लेकिन उम्मीदें खत्म सी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, तीर्थ नगरी में शराब की दुकानें खोलने का कभी सोचा होगा? किस तरह का आंदोलन हो रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश, यमुनोत्री में शराब की दुकानें, क्या यही उत्तराखंड राज्य था? इसके लिए इतना बलिदान दिया, संघर्ष किया, शहीद हो गए, यही सोच थी उनकी? कर्ज, डबल इंजन की सरकार, कर्ज में डूबा है उत्तराखंड। 2017 में 40,000 करोड़ का कर्ज, जिसमें राज्य गठन के दौर में 11,000 करोड़ का कर्ज भी शामिल है। लगातार भुतहा गांव की संख्या बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, और राज्य बनने के बाद करीब लगभग 35 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। 35 लाख लोग उत्तराखंड राज्य से पलायन कर चुके हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट जो माननीय
तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में पलायन आयोग का गठन किया गया था। उनकी रिपोर्ट है 55% रोजगार के कारण, 15% शिक्षा के चलते, 10% लचर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से पलायन को मजबूर हुए। अभी भी 15 लाख पंजीकृत बेरोजगार, 15 लाख पंजीकृत बेरोजगार और बेरोजगार ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। 1 लाख से ऊपर के करीब पद रिक्त हैं। मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा, सरकारी निकाय विभाग हैं, साथ ही संस्थाएं हैं, सार्वजनिक संस्थाओं का भी जिक्र नहीं कर रहा माननीय अध्यक्ष जी। और इन पदों को भरने की जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी किसकी थी? अस्पतालों की दशा, अस्पतालों की दशा रेफरेंटर बन गए माननीय अध्यक्ष जी। चौखुटिया, कितना दिन हो गए चौखुटिया में आंदोलन, वहां से आवाज उठी है, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। कहां से? चौखुटिया से गैर शरण होते हुए ऋषिकेश देहरादून आए हैं। कौन लोग हैं वो? सड़कें, गांव, मैं बता रहा हूं कि मुख्य मार्ग से गांव में आने तक कई महिलाओं प्रसव हो जाता है, सड़क तक आने में, मुख्य मार्ग तक आने में। हरिद्वार में अस्पताल में, अस्पताल के बाहर, ये हरिद्वार की कहानी है। वृद्ध कोई कुर्सी में बैठा के कंधे पर लेके आ रहे हैं, कोई चारपाई भी लेके आ रहे हैं। पूरे देश में सोशल मीडिया का दौर है, जमाना है, सब देख रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के तीखे सवाल और सरकार की नीति और नीयत पर उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी सरकार के मंत्री सतपाल महाराज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में तेज गति का विकास हो रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल पर तेजी से काम हुआ। 14 लाख से ज्यादा घरों में आज पेयजल की सुविधा भी है। और तो और बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं में हुआ सुधार अब बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। बीजेपी की सरकार में ही हाईवे, एयरपोर्ट्स का विस्तार हुआ है, तो धार्मिक स्थलों को बीजेपी सरकार विकसित कर रही है। लेकिन बस विपक्ष को सरकार की आलोचना ही करनी आती है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पिछले 25 वर्षों में राज्य का चौखी विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने के लिए जनता की शिकायत एवं हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढा मुक्त ऐप बनाया गया है। राज्य के प्रसिद्ध 4 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, जिसकी कुल लंबाई 89 किलोमीटर है, में यातायात को सुगम बनाने के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के तहत भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 12,769 करोड़ की धनराशि परियोजना का शुभारंभ 27 दिसंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिसका कार्य प्रगति पर है। निकट भविष्य में देहरादून स्थित रिस्पना एवं मिनाल नदियों के ऊपर 26 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर की संकल्पना की गई है, जिस पर भू अधिग्रहण कार्यवाही गतिमान है। पिछले 3 वर्षों में ही 23 करोड़ से अधिक पर्यटक राज्य में आ चुके हैं। 4 धाम में इस वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है। राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत पर्यटन व्यवसाय के लिए अधिकतम 33 लाख तक अनुदान का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे विकास योजना के अंतर्गत अधिकतम 15 लाख के अनुदान का प्रावधान है। जनपद चमोली के अंतर्गत भारत में प्रथम गांव माणा एवं उत्तरकाशी के जादुंग गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नीति गांव के समीप टिमरसैंड महादेव, जो अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी में ऐतिहासिक गरतांग गली को
59 वर्ष बाद जीर्णोद्धार कर एवं उसका नवीनीकरण करने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश में वृद्ध कलाकारों, लेखकों एवं साहित्यकारों को दी जाने वाली 3,000 रुपए प्रतिमाह वार्षिक पेंशन की दर में वृद्धि कर 6,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। प्रदेश के लोक कलाकारों का मानदेय प्रति कलाकार 400 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए और यात्रा भत्ता 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए किया गया है। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के हस्तांतरण हेतु कार्यवाही गतिमान है। देहरादून में सौंग बांध परियोजना, जिसकी कुल लागत 2,491 करोड़ 96 लाख रुपए है, की क्रिया भी गतिमान है। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा सतपुली झील का निर्माण कार्य गतिमान है और लगभग 30 बांध, बैराज और झीलों के निर्माण का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य गठन के समय सिंचाई विभाग के अधीन 2,104 नहरें, 84 पंप नहरें और 667 नलकूप थे, जिनकी सिंचन क्षमता 2,08,050 हेक्टेयर थी। वर्तमान में 3,129 नहरें, 366 पंप नहरें हैं, जिनकी कुल सिंचन क्षमता 4,99,200 हेक्टेयर तक हो चुकी है। इसके अलावा 21 गांवों को जल भराव की समस्या से निजात मिली है। हरिद्वार जनपद के 3 विकास खंडों में 74 गांवों की 18,280 हेक्टेयर असंचित भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान करने। तो जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिन का अब विशेष सत्र शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जो विशेष तैयारियां की गई थी वो अब धरातल पर भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ इस बार सदन में आया है। बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जो कि सरकार पर दागे गए हैं और उनका जवाब भी मांगा जा रहा है। तो दूसरी तरफ अब सरकार में बैठे मंत्री भी इसका जवाब देने में सक्षम साबित हो पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सवाल तो दूसरी तरफ आंकड़ों के साथ वो जवाब भी पेश किया जा रहा है। और हो सकता है कि इसी के चलते इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया हो और इस विशेष सत्र में जो सवाल बहुत ज्यादा जरूरी रह गए हैं वो सरकार पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम है, इसीलिए विशेष सत्र खास हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के मंत्री ने जो पलटवार किया और कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने ज्यादा सच साबित होते हैं और आखिर क्या सरकार उसको ध्यान में रखते हुए उस पर काम भी करेगी, क्योंकि आने वाले सालों के लिए रोड मैप भी तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन नींव इन्हीं सवालों से रखी जाएगी और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ संजय वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। मनोज रावत पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और मनोज इष्टवाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कुछ समय बाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। और आपको उससे पहले बता दें कि किस तरीके से विभिन्न तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के मंत्री ने जो पलटवार किया है, तो ऐसे में बीजेपी की सरकार में तेज गति के साथ विकास हो रहा है, इसके साथ इसका जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देख लिया जाए तो कांग्रेस अपने सवालों की जो तैयारियों के साथ आई है, तो इस बार वो सवाल भी बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि वो जनता के सवाल हैं, वो विपक्ष के सवाल हैं, वो समस्त जनता के सवाल हैं जो कि इससे पीड़ित नजर आ रही हैं। हालांकि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर सरकार बात करना चाहती है और कहा जा रहा है कि इनको लेकर बहुत ही विस्तार पूर्वक विकास हुआ है। लेकिन आखिरकार धरातल पर जो स्थिति है वो क्या कुछ है, वो विपक्ष अपने सबों के जरिए दागता हुआ नजर आ रहा है और सरकार से जवाब लेने की भी बात यहां पर की जा रही है। और इसी पर विचार विमर्श, मंथन सब कुछ किया जाएगा। और ये 2 दिन का विशेष सत्र इसलिए और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिरकार इन 25 वर्षों में कहां वो कमी रह गई और इन 25 वर्षों के बाद जो रोड मैप तैयार किया जाना है उसमें आखिरकार इन सवालों को कैसे ध्यान में रखा जाए। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज इष्टवाल जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे करना चाहूंगी।
सत्र रहा आज और बहुत ही रोमांचक ये सत्र कहेंगे क्योंकि विशेष सत्र है। रजत जयंती वर्ष में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं। क्या लगता है कि आज का सत्र कितना खास रहा, क्योंकि कल का सत्र कैसा रहेगा वो आज से ही तय हो चुका है। देखिए निशि जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन का चलना आवश्यक होता है। उत्तराखंड का आप इसे दुर्भाग्य कह लो कि पिछले 2-3 सदनों की जब कार्यवाही हुई तो उसमें सदन चला नहीं। चाहे आप गैरसैंण वाला देख लो, चाहे इसके पीछे वाला। आज बहुत सुखद अनुभूति है, जैसे राजनीतिक विश्लेषकों को या राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को है कि विपक्ष ने जायज चीजों की पटल पे रखा और सदन में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। ये लोकतंत्र के लिए भी और प्रदेश के लिए भी, दोनों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। इस शुभ संकेत के लिए मैं दोनों को, मतलब सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को धन्यवाद देता हूं। अब प्रश्न होता है कि किन किन चीजों पे चर्चा होगी। देखिए, चुनाव में 2027 के जनवरी फरवरी चुनाव होगा। दोनों ही दल राजनीतिक रूप से अब चुनावी मोड पे है। वो भी अपना डाटा प्रस्तुत करेंगे कि हमने 5 में क्या किया है, और सदन ही एक माध्यम होता है कि वहां पे सत्य असत्य की कसौटियों पर खरे उतरते हैं। तो सत्ता पक्ष भी अपना जवाब देगा, और जो मुद्दे आज तक विपक्ष के हाथ में रह गए और वो कह नहीं पाए, या सदन में या सदन के बाहर, उसको भी कहने का अवसर उनके पास खूब है। कई चीजों पे सार फेल नजर आती है तो कई चीजों पे उसे पासिंग मार्क से ज्यादा नंबर मिलता है। सड़क निर्माण में भी आज पहले से बहुत अच्छी स्थिति है। भी मैं 4 दिन पहले बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था। ठीक है, हम पहले 2 दिन में पहुंचते थे, 1 दिन में पहुंचते थे। आज 8 घंटे में आप देहरादून से बद्रीनाथ वापस आ। सड़क की स्थिति अच्छी है। कमोबेश प्राकृतिक आपदाओं का राज्य है तो सड़कें बनती हैं फिर बिगड़ जाती हैं, तो उस मामले में ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है पूरे प्रदेश में। उसको और ठीक किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मैंने वहां के लोगों से बात की, बद्रीनाथ में मैं था और वहां पे लोग, जो वहां के लोकल लोग थे या जो वहां पे ड्राइव करने वाले लोग थे, जब मैंने उनसे पूछा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको, तो उन्होंने पहले छूटते ही कहा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सबसे खराब। बद्रीनाथ जैसी जगह में जहां पे लाखों पर्यटक जाते हैं, वहां भी स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। आप समझ रहे हैं। आप दूसरी बात, बद्रीनाथ जैसी जगह में 3 साल से वहां प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, वहां बड़ी चीजों का निर्माण हो रहा है, पूरा वो क्षेत्र एक धाम के रूप में विकसित हो रहा है। हाँ। लेकिन वहां जाकर देखिए तो जो यात्री जिनके पास होटल या रहने की व्यवस्था नहीं है, वहां भी आप जाइए तो शौच के लिए भी आप परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार को इन मूल चीजों पर भी वहां ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा विकास किया है। मैं इस बात के लिए दोनों सरकारों को बहुत धन्यवाद देता हूं, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। लेकिन उनके साथ साथ इन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ चीजों पर ये इस सरकार में भयावह छूट हो गई है। जैसे कई ऐसे बाहरी लोग हैं जो वहां व्यापार के लिए संपादित हैं और वो मनमाना रेट ले रहे हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र जो उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं और उनको जो चीजें जिस रेट पे मिलनी चाहिए क्या मिल पा रही है? हाँ। इन चीजों पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है कि 25 वर्ष में अब आपका उत्तराखंड जवान हो चुका है। अब आपके पास कहने के लिए नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जवानी में हम बिगड़ जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा जवाब भी इसी में ही है, और इसी ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए विशेष सत्र बहुत सारी चर्चाओं के साथ, बहुत सारे विचार विमर्श मंथन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले मनोज जी, जानना चाहूंगी कि आज का सत्र रहा, आज की सत्र की कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे जहां पर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, आज सत्र में मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे पाया, लेकिन अभी आपके सामने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का भाषण सुना और उनका प्रत्युत्तर हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी दे रहे हैं। देखिए, मुझे हंसी आ रही है। ये इष्टवाद जी बगल पर बैठे हैं, पौड़ी के रहने वाले हैं। देखिए, सतपाल जी को तो फंसा देते हैं सेक्रेटरी। पहले फंसा गए धन सिंह जी को ऐप बोल करके, अब आज ये गड्ढा ऐप बोल गए।
अब देखिए 1000 करोड़ की चमक से अब ये इन चर्चाओं से कुछ नहीं होना है। अभी शुक्ला जी कह रहे थे 1000 करोड़ की जो चमक है वो आप लोगों ने तो ऐसे प्रश्न रखने, आइए ना चर्चा पर आइए, गड्ढा ऐप से शुरू करिए, यहां से लेकर के और ज्यादा दूर मत जाइए। अरे राष्ट्रपति आ गया तुम्हारे राज्य में और गड्ढे सुधर रहे हैं। कल आप भी तो इन्हीं सड़कों पर चलती हैं जी। और बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं कि 95% गड्ढा मुक्त हो गए। वो ऐप तो दिखा दो। शुक्ला जी, आप बद्रीनाथ आजकल गए हैं, मैं रोज बद्री केदार जाता हूं, मेरे दोनों जगह मेरे घर हैं। आप घर नहीं जा सकते हैं साल के, आप ऑल वेदर की बात कर रहे हैं। शुक्ला जी नहीं, मिश्रा जी। मिश्रा जी साल के 6 महीने अपने घर नहीं जा सकते हम, आप बरसात की बात कर रहे हैं। इसी क्या 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 बुरा पूछा है आदरणीय यशपाल जी ने। 10 दिन से खारा स्रोत में, ऋषिकेश में तीर्थ नगरी है, बगल पर 100 मीटर पर आदरणीय मोदी जी के गुरु जी का आश्रम है। और वही ऐसी क्या जरूरत हो गई है? देखिए ये तो 1000 करोड़, आप ठीक कह रहे थे अभी अनऑफिशियली कि 1000 करोड़ की चमक है, सब पर छींट पड़ रहे हैं। उस प्रसाद में सब नाचेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो जोनियाल डाल दिया, क्यों भाई इस्टवाल साहब, अगर जोनियाल डाल दिया वो चावल जिस पर गिरेंगे वो उछल उछल के नाचेगा। आप, मैं तो कह रहा हूं चर्चा शुरू करिए ना। आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। देखिए इस देश में जितने भी अस्पताल खुलते हैं वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड से खुलते हैं। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, एक अस्पताल का नाम धन सिंह जी बताते, पूरे प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पीएससी का, सीएससी का, कि जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से जहां डॉक्टर तैनात है। स्कूलों की हालत, आप अगर मानवीय जो बेसिक चीजें हैं, आज आपके प्रदेश में 90% हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक नहीं है, और 10% जो है वो मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के। हाँ। इस्टवाल जी जाके अपने पौड़ी में चेक कर लेना, एक प्रिंसिपल भी होगा तो मैं नाम बताऊंगा, इक्का दुक्का। मेरे जिले में एक प्रिंसिपल है, 150 मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट हैं, 150 मेरे यहाँ सरकारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट है और एक प्रिंसिपल है। आप मजाक कर रहे हैं? चमक है आपकी 1000 करोड़ है, जिस पर भी आप जहां भी डोगे सब। मैं देख रहा हूं बड़े आजकल बहुत बढ़िया आजकल कंटेंट राइटर हो गए हैं भाई, है भाई इस्टवाल साहब, जो देखो तारीफ में। अरे भाई आओ ना, चर्चा पर आओ, मुद्देवार चर्चा करिए आप, मुद्देवार। तो यानी कि मनोज जी, बिल्कुल मनोज जी, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है सत्र में भी, और आखिरकार जो बात क्या बोला है सतपाल महाराज जी ने, कौन सा जवाब दिया है? किसी चीज, एक चीज का जवाब देखें। अरे वो तो बेचारे इतने, अब तो इतने डर गए हैं, वो उसमें अपनी तारीफ भी नहीं कर पाए। देखिए मैं एक आज बड़ी मजेदार बात बताऊं, राज्य आंदोलन में उत्तराखंड राज्य के लिए जो पहली घोषणा 15 अगस्त 1996 को आदरणीय देवा गौड़ा जी ने करी थी, उसमें सतपाल महाराज जी का भी योगदान था। वो तिवारी कांग्रेस में थे, तिवारी जी का भी योगदान था और सतपाल महाराज का भी योगदान थे। लेकिन वो आज बेचारे, जो सतपाल महाराज देश के नेता होते थे, वो आज सेक्रेटरियों के नीचे। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जो 27,000 की चोरी जॉर्ज एवरेस्ट में हुई, सतपाल महाराज क्या जवाब देंगे? आपने 760 एकड़ बीघा जमीन मसूरी की 1 करोड़ रुपए किराए में दे दी, और किसने दी है मालूम है? एक कर्नल ने, प्रतिनियुक्ति पर एक कर्नल आता, उससे करा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है। आपको मैं यहां पर इस चैनल के माध्यम से राज्य के लोगों को बताना चाह रहा हूं, जब पटवारी आपका विधानसभा का भवन बेच देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कर्नल को कैसे ताकत हुई है? आप मजाक कर रहे हैं? इन चीजों का जवाब चाहिए था। और सतपाल महाराज जी क्या जवाब देंगे? उन पर्यटन विभाग में एक घोटाला भी खुलने वाला है बहुत जल्दी, और आप ताजुब करेंगे कि सेक्रेटरियों के सामने इस प्रदेश के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कुछ नहीं है। मैं देख रहा था उस घोटाले में कि सतपाल महाराज के यहाँ तो साहसिक पर्यटन के नाम से 4 साल में उनके गृह में एक पैसा नहीं लगा, और एक छींटा, हल्का सा छींटा 3 लाख का मुख्यमंत्री किया हमारा है। अरे ये राज्य, ये ना चलाएंगे ये मंत्री, ये मजाक बना रखी है इन्होंने।
बिल्कुल। और यही वाला जो सवाल है, जिस तरीके से आपने बोला मनोज रावत जी की मजाक बना रखा है उत्तराखंड का कि जितना तो बजट जारी नहीं होता उससे ज्यादा कर्ज में हम लोग डूब चुके हैं। लेकिन संजीव जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? सत्र में तो अलग ही हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन हकीकत आखिर क्या कुछ है? कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे, ये आकलन करना चाहिए। जिस समय सन 2000 में उत्तराखंड राज्य पृथक हुआ था उत्तर प्रदेश से, उस समय यहाँ की क्या स्थितियाँ थी, आज यहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, वो डिफरेंस सबसे पहले देखना चाहिए। उस समय जो हमारे पास जितनी सड़कें थी, आज हमारे पास कितनी सड़कें हैं। उस समय कोई भी एक्सप्रेस हाईवे नहीं हुआ करता था, आज हमारे पास 4-4 एक्सप्रेस हाईवे हैं। उस समय यदि हम हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से अपने चारों तीर्थ स्थानों की हम यात्रा की बात करें तो 1-1, 2-2 दिन लग जाया करते थे। इतनी जर्जर हालत में उस समय सड़कें हुआ करती थी। और आज आप देखें तो 7 घंटे 8 घंटे में आदमी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करके और वापसी शाम को अपनी यात्रा आरंभ कर देता है। पूरी तरह से यात्रा सुरक्षित हुई है। कनेक्टिविटी की हम यदि बात करें, ऑल वेदर रोड की हम बात करें, मानस खंड परियोजना की बात करें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, प्रेमनगर, पोंटा और चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, या हम देहरादून हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, ये 3-3 एक्सप्रेस हाईवे तो हमारे सामने है। और ये केवल एक्सप्रेस हाईवे नहीं, ये एक रोजगार के साधन के रूप में हमें इसको देखना चाहिए। पलायन से मुक्ति की और एक तरह से कि ये महत्वपूर्ण कदम जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है, इसके रूप में हमको देखना चाहिए। जिस समय कांग्रेस और आप अभी मेरे बड़े भाई बैठे हैं मनोज जी, तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। श्रीमान जी, जरा आत्म अवलोकन भी हमेशा करना चाहिए। इस राज्य में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं रही, 2 कांग्रेस की भी सरकारें रही। उस समय आपके पास सत्ता थी, आपके पास पूरी पावर थी, आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। आपने किया तो घोटाले किए, आपने किया तो भ्रष्टाचार किया, आपने किया तो बंदर बांटी, आपने किया तो वीडियो भर्ती घोटाले किए, पटवारी भर्ती घोटाले किए, तमाम तरह के घोटाले घपलों में एक तरह से रिकॉर्ड कायम करने का। एनएच घोटाला आपने किया, सिकुट घोटाला आपने किया, तो घोटाले का एक रिकॉर्ड कायम करने का आप लोगों ने काम किया। और हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हमारी सरकार के द्वारा किया, आज 2 लाख करोड़ की योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं। आज 25 वर्ष राज्य को हो गए। राज्य युवा राज्य एक तरह से उत्तराखंड बना है, युवा राज्य है, युवा माननीय मुख्यमंत्री हैं और एक बड़े विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक विजन 2025 यहाँ पर दिया गया था कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा और हर स्थिति। बिल्कुल संजीव जी, सही कह रहे हैं आप कि राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। और इसमें आखिरकार क्या कुछ आंकड़े पेश करने की जरूरत भी है, क्योंकि विपक्ष आंकड़ों पर जवाब मांगता है और विपक्ष को आंकड़े ही पेश करने होते हैं। जुबानी जंग तो हर कोई लड़ लेता है। ठीक है संजीव जी, आपके पास लौटूंगी मैं। और मनोज इष्टवाल जी से भी मेरे को बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चर्चा का समय है हमारे पास। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। डबल इंजन की सरकार, कर्ज में डूबा है उत्तराखंड। उत्तरकाशी के जादू गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आवर में आज हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या फिर कुछ और पे, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है, यानी कि विशेष चर्चा होनी लाजमी है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब जो कि लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने हैं और इसी पर चर्चा जारी रही है। संजीव से हम
ब्रेक से पहले भी चर्चा कर रहे थे और इसी से चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। संजीव, निशि जी, देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था, 25 साल हो गए हमारा प्रदेश एक तरह से युवा हो गया है, और इस समय जो हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं इस समय उत्तराखंड में गतिमान हैं। हम चाहे कनेक्टिविटी की बात करें, जो हमारे एयरपोर्ट हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, हमारी जो रेल कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी बड़ी है। ऋषिकेश से लेकर एक पहाड़ों में एक सपना हुआ करता था कि पहाड़ों में भी कभी रेल चलेगी क्या, और इस सपने को साकार करते हुए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जो मैं सोचता हूँ अपना 90% कार्य उसमें संपन्न हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, और बहुत जल्दी अपने पहाड़ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो यात्रा सुरक्षित होगी, साथ ही रोजगार स्वरोजगार के साधन संसाधन डेवलप होंगे। आप अभी बात कर रहे थे श्रीमान जी, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। कांग्रेस की सरकारें थी 2017 से पहले मात्र 874 डॉक्टर थे यहाँ पर, आज 3400 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, लगातार सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रही है। जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय हैं सब में अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, सब प्रचुर मात्रा में जितने भी अत्याधुनिक MRI की मशीन या जो भी होना चाहिए सब कुछ है। कोई भी CSC PSC सेंटर ऐसा नहीं है जहां पर डॉक्टरों की या नर्सिंग स्टाफ की या जो भी स्टाफ है किसी की भी कोई कमी नहीं है। आप विद्यालय की बात करें, आपके समय में भी ये हुआ करता था, कई सारे ऐसे विद्यालय होते थे, प्राथमिक विद्यालय या इंटर कॉलेज, जहाँ पर बच्चे कम होते थे, शिक्षक ज़्यादा होते थे। हमारी सरकारों में उनको एकीकृत करने का काम किया गया, उनका पढ़ाई का स्तर ऊंचा करने के लिए नई शिक्षा नीति हमारे सरकार के द्वारा लाई गई है। तमाम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, 26,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है। मैं सोचता हूँ आप यदि गणना कर लें या आकलन कर लें, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने इतनी अल्पावधि में मात्र 4 साल की अवधि के अंदर 26,000 सरकारी नौकरी दी होगी। अब हमारे बराबर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता उन्होंने प्रियंका गांधी, उन्होंने वहां जनता से वायदा किया था हम 3 महीने के अंदर 1 लाख नौकरी देंगे। आज 3 महीने की बात छोड़िए, 3 साल हो गए, 10 नौकरी भी सरकारी आप दे नहीं पाए। तो आपका जो एक ढोल होता है ना, आप जो बोलते हैं वो सब फट जाता है, क्योंकि धरातल पर आप कुछ डिलीवर कर नहीं पाते। हम निशि जी एक लाइन में मैं बात पूरी कर रहा हूँ, एक लाइन में बात पूरी कर रहा हूँ और बात पूरी कीजिए फिर। और जो अभी आप बोल रहे थे, कांग्रेस कभी भी उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के पक्ष में थी ही नहीं। आपने अभी जो कहा कि इसमें आपका योगदान है, मैं सोचता हूं आपका योगदान शून्य है, और आपका योगदान इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया था उसको छीनने का यदि योगदान है वो आपका। हम विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, टैक्स हॉलिडे 2013 तक भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आपकी 2004 में केंद्र में सरकार आई और यहां से आपकी सरकार गई 2007 में, तो आपने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया। आपने टैक्स हॉलिडे को जो 2013 तक था उसको 2007 में छीनने का काम किया। तो आप तो छीनने वाले श्रीमान जी, और आपके वरिष्ठ दिवंगत नेता जो बोलते थे उत्तराखंड राज्य में लाश पर बनेगा, तो उत्तराखंड के प्रति कांग्रेस का जो नजरिया शुरू से ही एक नकारात्मक रहा, जो नकारात्मक रहा, उसी नकारात्मकता के भाव पे आप लोग आज भी चल रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आगे आप इनको ही दीजिए, आज का दिन इनको ही दीजिए। माना संजीव जी, आपकी सरकार ने विशेष सत्र बुलवाया है। निशि जी,
ऋषि जी ज्यादा नहीं, एक लाइन में ये बता दें, देहरादून का एक अस्पताल बता दें जो इंडियन पब्लिक, आपने कहा कि बहुत डॉक्टर हैं आसपास देहरादून, फिर इसी देहरादून में एक सीएससी का नाम बता दें। सीएससी कहाँ पर है देहरादून में? उस पे बता दीजिए। अरे साहब आप सीएससी का नाम बता दें देहरादून में। सीएससी अरे श्रीमान देखो संजीव जी ये किताबों को रट करके नहीं होता किताबों को रट के नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ धरातल सीएससी बता दीजिए धरातल की बात, हम धरातल की बात करते हैं। आप मुझे धरातल की बात करें, आप डोईवाला की बात करें, आप प्रेमनगर की बात करें, आप सहसपुर की बात करें, विकास नगर की बात करें, आप बताइए ना आप कहाँ की बात करना चाहते हैं? डोईवाला में कौन सी मशीन लगी है? आप ये बताइए। आप ये बताइए हर चीज को संजीव जी, जब सरकार आंकड़ों को लेकर इतनी ज्यादा एक्टिव है, नकारात्मक हर चीज का सरकार के पास जवाब है, सर विकास कर रही है तो जवाब दीजिए ना। नहीं तो मैं तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप डोईवाला की बात करें, विकास नगर की बात करें, प्रेम नगर की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, श्रीमान जी की भी बात करें, हमारे बराबर में ऋषिकेश में एम्स है जो पूरे के पूरा राज्यों का, पूरे पर्वतीय राज्य भी उससे सॉरी पर्वतीय शहर हैं। भूल में भी याद कर लीजिए संजीव जी। अच्छा एक चीज बताइए संजीव जी, सीएससी में मान कितने हैं स्पेशलिस्ट के? आप डोईवाला की बात कर रहे हैं, अरे आप ही बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए श्रीमान जी। जो मानक है उस मानक की पूर्ति हमारे तमाम विभाग कर रहे हैं, लेकिन आपको तो मनोज जी, संजीव जी फैक्ट पर बात करेंगे। ये सत्र एक डेढ़ साल बाद मिले, आपकी प्रैक्टिस ठीक हो गई है। अब आप एक डेढ़ साल बाद विपक्ष में बैठे हैं, आप आप सरकार की तारीफ तो नहीं करेंगे, आप जो है सरकार की तारीफ तो नहीं करेंगे, नीति और नीति बिल्कुल चल रहे हैं। श्रीमान जी सरकार की तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन जो धरातल पे है उसको तो स्वीकार करना चाहिए, जो धरातल पे है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, मैंने आपको बहुत सारा समय दे दिया है, रुक जाइए, अब रुक जाइए संजीव जी, बहुत समय दे दिया है, रुक जाइए। इस चीज को तो स्वीकार मनोज अष्टवाल जी, आज का सत्र कितना खास रहा? क्योंकि यहाँ पर जो अलग सत्र हम लोग देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार अपने आंकड़ों को पेश करने में सफल रही है? क्योंकि विशेष सत्र बुलाया ही इसलिए गया कि हम अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे, हमने क्या कुछ किया, हम वो सारी चीजें बताएंगे कि 25 सालों में प्रदेश की स्थिति कहां से कहां बदली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती आई है हमने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है, क्या वाकई में ये सब देखने को मिल रहा है? निशी जी, एक दोहा है, सोहत ओडे पीठ पटु साम सदोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पढ़ियो पर बात जी। आज का पूरा वृत्तांत अगर देखा जाए तो ये है, ठीक 10 साल बाद महामहिम राष्ट्रपति, दूसरी राष्ट्रपति विधानसभा में आई हैं। मनोज जी मेरे ख्याल से तब विधायक थे और विधानसभा के सदस्य जब कांग्रेस के टाइम पे पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पहुँचे थे 2014 में आए, 2015 में। 14-15 अच्छा आप तब आपका दौर नहीं था। उस दौर की विधानसभा और आज के दौर की विधानसभा में अमेंडमेंट तो हुआ है। विधानसभा के चाहे वो पटल को देखें, चाहे वो इस समय जो जितनी फूल माला है और जिस तरीके से उसकी डेकोरेशन थी, उससे लग रहा था कि हाँ प्रगति के पथ पर हम बढ़े हैं आगे। रही बात वर्मा जी कितने लाख करोड़ की योजनाओं की बात कर रहे थे, सॉरी मैं 2 लाख करोड़ 2 लाख की भी कर लेंगे। 2 लाख करोड़ की योजनाएं हैं वर्मा जी, और यकीनन कई मामलों में दिखती भी है, धरातल पे दिखती है, लेकिन आपदा चौपट कर जाती है। फिर हर साल आपदा आती है और वो सब बहा के ले जाती है। कंस्ट्रक्शन में कहाँ प्रदेश सरकार से चूक हो रही है कि सड़कें 1 मीटर ही नहीं बल्कि 100 मीटर तक लापता हो जाती हैं। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जितने लाखों रुपए। बात से मुझे एक बात भी याद आई, हालिया रिपोर्ट में देखने को मिला है कि पूरे प्रदेश भर में 37 ऐसे पुल हैं जो कि इतनी जर्जर अवस्था में आ चुके हैं कि अब उनका बच पाना ही नामुमकिन है। हालांकि केंद्र सरकार इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क रहती है, वो बजट जारी होता है, प्रदेश अलग जारी करता है, लेकिन आखिरकार समझ नहीं आता कि पैसा भी कहाँ जाता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। वही मैं कह रहा हूं कि आजकल
जो इंजीनियर आ रहे हैं उन पे इंजीनियरिंग के कुछ गुण भी हैं या नहीं, या फिर सब जितने भी आ रहे हैं वो सिर्फ उस वर्ग से आ रहे हैं जहां से क्या कहते हैं इंजीनियरिंग वाले 22-25% पे भी इंजीनियर बन जाते हैं। ये सोचनी है आपके जितने सोर्सेस एजुकेशन के बड़े हैं, एजुकेशन का ग्राफ उतना ही पहाड़ों में नीचे आया। स्किल का ग्राफ, एजुकेशन का भी, सिर्फ स्किल का नहीं सर, स्किल का अगर ग्राफ नीचे आता तो पहाड़ के बिल्कुल दूरस्थ इलाकों के बच्चे बहुत ब्रिलियंट है आज भी। हमारे टाइम पे भी तो स्किल थी, हम भी तो उन पहाड़ों की कंदराओं के और विद्यालयों से, स्कूलों से निकल के आगे बढ़े। आज भी स्किल में यहाँ के जो शहरों के बच्चे हैं वो सामने आके बात करें। सिर्फ टाई पहन के, अच्छा सा ब्लेजर पहन के और बहुत चमचमाती ड्रेस में अंग्रेजी माध्यमों से पढ़ने वाले बच्चों को अगर आप स्किल डेवलपमेंट कहते हैं तो सॉरी, ये नाकाफी होगा, क्योंकि ईगो स्टिक हुए बच्चे, अनुशासन बिल्कुल खत्म हो गया। काकचित बको ध्यानम स्वान निंदा तथैवच अल्पहारी गिरे त्यागी, ये विद्यार्थियों के लक्षण कहीं दिख जाएं, चाहे मेरे बच्चे हों, संजीव जी के बच्चे हों, मिश्रा जी के बच्चे हों या मनोज भाई के बच्चे हों, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक बात। हम लोगों ने एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में अभी मैं सुन रहा था कि हेल्थ में इतने डॉक्टर और इतने वो हो गए हैं, सुधार हो गया। एम्स आने से बधाई की बात है भाजपा सरकार के एम्स लाने के बाद। कई जगह पहाड़ को कितना मिला, लेकिन जितने बिजनौर से लेकर सहारनपुर क्षेत्र के लोग हैं बहुत अच्छा क्या कहते हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। बनस्पत वो उत्तराखंड के, यूपी के भी बहुत सारे लोग वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आप छोड़िए ना, वो अभी सीएससी के सेंटरों की बात हो रही थी, मैं तो दून अस्पताल की बात करूंगा। हमारे एक सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मोहन मुलानी अस्पताल में भर्ती होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी देखने आते हैं, तो उस दिन लगा मुझे कि अरे ये अस्पताल जीवित हो गया है। यकीन मानिए, वो सुबह से ले सफाई और ये सफाई और वो सफाई सब कुछ, मैंने कहा हो क्या रहा है, तो पता लगा सीएम साहब उन्हें देखने आ रहे हैं। हम तीमारदार के रूप में सारे वरिष्ठ पत्रकार बाहर बैठे हुए थे, ऐसे पसीना फूंक रहे थे। मैंने सीएम साहब को जब लौट रहे थे, मैंने कहा सो काइंड ऑफ यू सर, ये अगर पंखे लग जाते तीमारदारों का तो बड़ी क्या होती है। वो बल्कि वो फोटो वायरल भी हुआ कि सीएम साहब ने ऐसे करके बोला वहाँ के सीएमएस को कि यहाँ पंखे लगने चाहिए। विद इन 12 घंटे में पंखे लग गए। हमने पॉजिटिव खबर लिखी और चलाया भी। जहां काम है, विकास है, मुझे लगता है कि वहां प्रशंसा होनी चाहिए। विनाश की प्रशंसा करना पत्रकारिता के लिए कायरतापूर्ण निर्णय होता है। सरकार को जागते हो करने के लिए भी पत्रकार का जो पेशा है, धर्म है, उस पर हम पारंगत होने चाहिए, है ना। मुझ पे तो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मुझ पे तो कई आरोप लगते हैं कि अभी तो भाजपा का पत्रकार है, ये हमेशा भाजपा के पक्ष में बोलता है। मेरा मानना है चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है। मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट में हरीश रावत जी की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी अन्न को, मिलेट्स को प्रमोट किया। और आज जिस गोदा झंगोरा इसको हम छुपाते थे मेहमान आने में, आज सबसे पहले उनकी कीमत कितनी बढ़ गई। परसों ही सहकारिता पे चर्चा हो रही थी, 48 रुपये 48 पैसा अगर मंडवे की 1 किलो की कीमत हो गई है, तो ये हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन क्या करें वो 2 लाख करोड़ के बजट का, जब हमारे खेत वीरान हैं, मकान उजड़ गए हैं, हाँ। आधा पहाड़ प्लेन्स में आके बस गया है। आज हम अपना विकास के लिए योजनाएं, रेल ले जा रहे हैं, सड़कें ले जा रहे हैं, सब कुछ ले जा रहे हैं ऊपर, लेकिन गांव कहां बचे। सबसे पहले मेरा तो यही प्रार्थना रहेगी, जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो वर्तमान में भाजपा है, आने वाली 10 सालों में या 5 सालों में जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है तो सबसे पहले वो गांव की बसासत पे देखें।
जब गांव बसेंगे तभी मुझे लगता है कि हम सच्चे मायने में उत्तराखंड के हकदार रहे। कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे का वो नारा तभी मेरे ख्याल से बुलंदियों पे जाएगा। बिल्कुल, और आज सत्र में इसी बात को लेकर बहुत ही चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है। यशपाल आर्य ने इस मुद्दे को भी रखा। बिल्कुल यशपाल जी, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर सरकार ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे के वर्षों के लिए भी हमें रोड मैप तैयार करना है। हालांकि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार को वो पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए कि हमने क्या कुछ कार्य किए हैं जिसको हम और सुधार लाकर और व्यवस्थित कर सकते हैं, जहां पर हमारी लापरवाही रही है, हमारी कमियां रही हैं। लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जो एक्सेप्शन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर लें तो फिर बात ही बदल जाए। राकेश जी, क्या लगता है आपको, जो आज चर्चा हुई है उसमें सड़क, स्वास्थ्य, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन एक और मुद्दा उभर कर आता है जो हम 25 वर्षों की रजत जयंती वर्ष को लेकर हम हर रोजाना एक ना एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इन 25 सालों में कहां वो कमी रह गई, कहां विकास होने की जरूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने चर्चा की, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक मुद्दे पर हमने चर्चा करी। लेकिन राज्य आंदोलन के जो सपने थे, जो अधूरे रह गए हैं, उसको लेकर भी आज सदन में वही टॉपिक उठा। और उस टॉपिक में सबसे बड़ा मुद्दा पहाड़ की राजधानी गैरसैंण का उठा। क्या लगता है? देखिए निशि जी, कुछ चीज़ों पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि आज के उत्तराखंड की जो स्थिति बनी है, 25 सालों में हमने खोया क्या और पाया क्या, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। 25 सालों में हमने, यशपाल आर्य जी की रिपोर्ट को अगर सही मान लिया जाए तो उन्होंने कहा कि 35 लाख लोगों का पलायन हो गया, ये खोया। लेकिन जनसंख्या आपकी नहीं घटी है। वो 35 से 50 लाख दूसरे प्रदेशों के लोग आकर यहाँ पर 3-4 जिलों 5 जिलों में बस चुके हैं। ये बहुत बड़ा डेमोग्राफी चेंज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बहुत बड़ा डेमोग्राफी चेंज है। वो उत्तराखंड जो का सपना लेकर आंदोलन चला था, जिस उत्तराखंड को लेकर एक राज्य बनाने की भूमिका चली थी, क्या उस अस्तित्व को बचा पाने में हम लोग अभी कामयाब हैं या विकास के दौड़ में भाग चुके हैं? बिल्कुल। आज ये जितने उद्योग स्थापित हुए, ठीक है, उद्योग होना चाहिए, लेकिन क्या उस उद्योग को चलाने के लिए हमारे पास जो मैन पावर होनी चाहिए वो है? क्या हम लोगों को डेवलप कर पाए अपने लोगों को? या जो उद्योग हमारे राज्य में आए उसका लाभ हमारे लोगों को मिला? क्या वो अपने रोजगार के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली और दुबई इत्यादि राज्यों, देशों में चले गए? ये सोचने का विषय है। सोचने का ये भी विषय है कि जिस राज्य की लड़ाई लड़ते हुए हमारे लोग शहीद हुए, क्या वो राज्य प्राप्त होने के बाद उस राज्य को हम लोग चला पाए, या आपसी राजनीति में कभी कांग्रेस ने और कभी भाजपा ने लोगों को लाके बसा दिया? आज आपके यहां 37 विधानसभाएं ऐसी बन चुकी हैं जहां पर दूसरे राज्यों के लोग निर्णायक स्थिति में आए। तो ये डेमोग्राफी चेंज भी सारे राजनीतिक दलों को एक होकर इस पर विचार करना चाहिए। मेरा तो इस मंच से और इस यहां से एक ही संदेश, एक ही निवेदन है कि उत्तराखंड को अगर बचाना है तो उत्तराखंडियों को भी बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत ही अहम बात आपने कही, और इस पर सरकार ध्यान दे और विपक्ष भी इस बात पर ध्यान दे। विधानसभाएं आपकी ऐसी हो चुकी हैं, 3 जिलों में का कहां पर भला हुआ है, कहां पर भला नहीं हुआ है। 37 विधानसभाएं मैं कह रहा हूं ऐसी हो चुकी हैं, आप जाके NIC का डाटा चेक कर लेना कि जहां पर आप वो प्रवासी लोग और बाहर के लोग निर्णायक की स्थिति में हैं। और खुद ही इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री करते हैं डेमोग्राफिक चेंज को लेकर। डेमोग्राफी जो धामी जी कहते हैं आप, वो वाली डेमोग्राफी या दूसरी डेमोग्राफी है? नहीं, मैं वो विषय नहीं है। आप जिस चीज की डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं वो जिस को खोलिएगा। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। देखिए सच, देखिए आप वो नहीं बोलेंगे। नहीं, देखिए मिश्रा जी, वो नहीं बोलेंगे। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, मैं वो नहीं बोलूंगा। नहीं, डेमोग्राफी भारत के सभी नागरिक हैं। देखिए भारत के नागरिक हैं, भारत के सभी नागरिक हैं। नहीं, मैं आपको डेमोग्राफी चेंज होने की जो बात कर रहे थे, देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
इस पर खुल के चर्चा हो। देखा कितना एकदम कैसे नहीं, दर्द नहीं, छलका आपका। नहीं, कैसे खलका नहीं आपका है। दर्द छलका। संजीव जी वो दर्द हम दर्द समझ नहीं सकते- है। वो बाबा- आप उनकी बात नहीं पकड़ पा रहे हैं। नहीं, हम समझ संजीव जी, सकते हैं कि आप सनातन विरोधी हैं। नहीं, यहाँ पर हम डेमोग्राफिक समझ रहे हैं, चेंज सनातन प्रवासियों के लिए किया जा रहा है। सुनिए, हम समझ सकते हैं आप सुनिए, आप सनातन सनातन विरोधी की बात हैं। मत करिए। इसीलिए देखिए, डेमोग्राफी आप- चेंज नहीं, की यहाँ बात पर आती है। आपको मनोज रावत जी, डेमोग्राफी का मतलब है प्रवासियों का। मैंने अभी इनका दिमाग नहीं दिया। मैंने- देखो, मिश्रा जी जो बात कर रहे हैं वो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, आप- मनोज जी, उत्तराखंड संजीव तो जी, आप- क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। जो अगर- दर्द मुझे हाँ। सुनने को देखिए- मिलता है। देखिए मिश्रा जी, राकेश जी ने आप- जो कॉन्टेक्स्ट आप बोला है वो जिस ये चर्चा बोला है को कि जिस बाहरी जिस राज्यों से चर्चा आठ पे बात बसे कर लोग। रहे हैं, जी। लेकिन उनके दिमाग में तो देखिए जो भर रखा है ना वही बात करेंगे। देखिए डेमोग्राफी चेंज का जो सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी चिंता जो सामने आई है, अगर अन्य राज्यों से जो आप कह रहे हैं अन्य राज्यों से जो पलायन हुआ है, अभी अगर पॉलिटिकल लीडर्स पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न, जब पासवान साहब बने यहाँ पे नगर निगम के अध्यक्ष, जी, है ना, बने थे, डिस्कस में। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा था कि पासवान क्या यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, शंभू पासवान। शंभू पासवान। दूसरा प्रश्न जब उठा, जो आप बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, देखिए बौद्धिक चाहे होनी चाहिए पर बशर्ते वर्मा जी जैसे लोग बीच में न कूदें। दूसरा प्रश्न बिहार में हुआ कि बिहाती की एक विधायक जो यूपी की थी, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। ठीक है। आप समझ रहे हाँ हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं? हुआ। और एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उत्तराखंड सॉफ्ट स्टेट क्यों है, जो तब डेमोग्राफी भी की आप शंभू बताते हैं। पासवान जी की गद्दी बची हुई है। नहीं, ये सबसे उसका बड़ा एक कारण मैं और नहीं, नहीं, बताऊंगा। मैं देखो, ये बता रहा हूँ। विशेष चर्चा है। देखिए, इस विषय मिश्रा को जी, और भी ज्यादा मिश्रा एक्सटेंड जी, किया जा सकता मिश्रा है। जी, इस टॉपिक पर डिस्कशन बहुत बड़े लेवल पर हो मिश्रा सकता है, एक अलग डिबेट इसके लिए कंडक्ट की जाएगी। लेकिन संजीव जी, मनोज रावत जी, हमारे पास समय बहुत कम है, इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन ये चर्चा बेहद विशेष रही है क्योंकि 25 वर्ष बीत चुके हैं, हम रजत दिवस में कदम रखने जा रहे हैं। हमारा प्रदेश युवा हो चुका है, लेकिन युवा प्रदेश को किस तरीके से विकसित करना है, उसके भविष्य की चिंता करनी है, वो आज बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। इसलिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। यहां पर वो चिंता की जाएगी, ना कि आरोप प्रत्यारोप। और आखिरकार इस चिंता जरिए आगे का रोड मैप किस तरीके से रहेगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भलाई की बात की जाएगी, प्रदेश के विकास की बात की जाएगी और प्रदेश के लोगों के विकास के लिए बात की जाएगी। और आखिरकार वो चर्चा आज और कल कितनी ज्यादा खास होगी, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।